हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। जैसे आपको पता है कि संडे संडे को टेस्ट लिया जाता है, जो आपको एक हफ्ता में पढ़ाया जाता है उसी में से टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे आज 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो सभी विषयों में से है। तो आपको क्या करना है, इन 30 प्रश्न को शुरू से अंत तक देखना है और जितना आपने सही किया वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करते हैं आप लोग तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप टेस्ट देते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो यहाँ से आइए शुरू करते हैं टेस्ट। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? यहाँ पे पूछा गया कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है यहाँ पे 65%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 75%। तो प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो ये 70% जल की मात्रा निहित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है मैग्नीज। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जितने कल कारखाने की जो मशीन होती हैं वो लोहा से ही बना होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। 30 प्रश्न देखिए, काफी ही मजा आने वाला है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में प्रथम यानी पहली बार जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। तो कहाँ पे स्थापना हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है हरियाणा। यहाँ पे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो आप लाइक भी करते चलिए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था वो किसने चलाया था। ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर, बी ऑप्शन है संदीप पांडे, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो ये मेधा पाटेकर ने चलाया था, तो यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, डी ऑप्शन है विवेकानंद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो ये कहे पंडित नेहरू ने, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है? यहाँ पे पूछा गया है, संस्कृत का ये प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी है वो किस सरोवर के निकट बहती है। ए ऑप्शन है मलय पर्वत, सी ऑप्शन है मंदार पर्वत,
यहाँ पे सी ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत, डी ऑप्शन है यहाँ पे हिमालय पर्वत। तो जो मंदाकिनी नदी है वो किस सरोवर के निकट बहती है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए, भीखन टोला क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो भीखन टोला है वो क्या है, और भीखन टोला कहाँ है, तो पाटलिपुत्र यानी बिहार में है। तो यहाँ पे देखिए भीखन टोला क्या है पूछा गया है। ए ऑप्शन है घर है, बी ऑप्शन है नगर है, सी ऑप्शन है महानगर है, डी ऑप्शन है गांव है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भीखन टोला है वो क्या है, तो भीखन टोला एक क्या है, गांव है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और भीखन टोला के ही जो राम प्रवेश राम है वो थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए तपस्या क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि छात्रों के लिए तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है धन, बी ऑप्शन है अध्ययन, सी ऑप्शन है व्यायाम, डी ऑप्शन है क्रीड़ा यानी खेल। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि छात्रों के लिए तपस्या क्या है, तो छात्रों के लिए तपस्या क्या है, अध्ययन है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 10 नंबर, स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया था। यहाँ पे जो स्वामी दयानंद थे वो किस धर्म के प्रचार प्रसार पर ज्यादा बल दिया। ए ऑप्शन है सनातन धर्म, बी ऑप्शन है वैदिक धर्म, सी ऑप्शन है मुस्लिम धर्म, डी ऑप्शन है सिख धर्म। तो जो स्वामी दयानंद है वो किस धर्म का प्रचार प्रसार पे बल दिए थे, तो ये वैदिक धर्म पे ज्यादा बल दिए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। यहाँ पे पूछा गया है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो स्वामी दयानंद थे वो मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक यानी समर्थन करने वाले, बी ऑप्शन है विरोध यानी विरोध करने वाले, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वामी दयानंद थे वो मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ से देखिए, हिंदी का प्रश्न है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो जाति प्रथा है उसका सबसे बड़ा दोष क्या है। ए ऑप्शन है लिंग का निर्धारण करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारण करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारण करना, डी ऑप्शन है धर्म का निर्धारण करना। तो यहाँ पे देखिए जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या माने हैं, तो वो पेशे को निर्धारण कर देते हैं, यानी जो जिस जाति के लोग हैं, जिस जाति के लोग हैं वो उसी काम को करेंगे, यानी जो बढ़ई है तो उनके आने वाले बच्चे भी क्या करेंगे, बढ़ई का ही काम करेंगे। तो ये जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है देसी घी, बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन, सी ऑप्शन है गुलामी, डी ऑप्शन है नौकरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है, तो भारतीयों को अब विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, यानी यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। यहाँ पे पूछा गया कि जो हरिजन पत्रिका है उसके संपादक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो हरिजन पत्रिका के यहाँ पे पूछा गया कि संपादक कौन थे, तो हरिजन और यंग इंडिया दोनों के संपादक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कौन सा भाव प्रकट होता है। यहाँ पे पूछा गया कि लौट कर आऊंगा कविता में कवि का कौन सा भाव स्पष्ट होता है। ए ऑप्शन है मातृ प्रेम, बी ऑप्शन है धर्म प्रेम, सी ऑप्शन है संस्कार प्रेम, डी ऑप्शन है मातृभाव। तो यहाँ पे देखिए लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव स्पष्ट होता है, तो ये मातृ प्रेम स्पष्ट होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे सही हो जाएगा अपनी भूमि से प्यार। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, साइंस का प्रश्न है, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है,
परीक्षा में ये प्रश्न बार बार आता है। ए ऑप्शन है Hg यानी मरकरी, बी ऑप्शन है Cl यानी क्लोरीन, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए Na यानी सोडियम, डी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कमरे के ताप पे कौन द्रव होता है, तो जो Hg यानी पारा होता है वो क्या होता है, कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। आघातवर्ध किसे कहते हैं, जिसे एकदम पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है, तो वही पूछा गया है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पीतल। आप क्या कीजिएगा, लास्ट में 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न तो आप शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में आपका जितना सही होता है उसे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और HW का जो क्वेश्चन है उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, तो वो क्या है, सोना है जो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, पीतल का मिश्र धातु है। इसमें से पूछा गया कि कौन पीतल का मिश्र धातु है। ए ऑप्शन है Fe और Zn, बी ऑप्शन है Na और सी ऑप्शन है Cu और Zn यानी कॉपर और जिंक, डी ऑप्शन है यहाँ पे Ca और Ag। तो यहाँ पे देखिए पीतल का मिश्र धातु कौन होता है, कॉपर और जिंक होता है, यानी यहाँ पे Cu Zn क्या हो जाएगा, जो पीतल होता है ये इसका ही मिश्र धातु होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, कॉपर पैराइट किसका अयस्क है। जो कॉपर पैराइट है यह किसका अयस्क है, कॉपर पैराइट से क्या निकलता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सल्फर, डी ऑप्शन है चांदी। तो जो कॉपर पैराइट है वो किसका अयस्क है, तो यहाँ पे आपको कॉपर नाम पता चल रहा है, यानी कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा, ये तांबा का क्या है, अयस्क है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर देखिए काफी महत्वपूर्ण है, किसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसको हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है चांदी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो जो सोडियम होता है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए उसको हवा के संपर्क में जैसे आएगा वो वैसे ही जलना शुरू कर देगा, इसीलिए जो सोडियम है उसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संयोग में न आ सके और वो जले नहीं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और सोडियम को ही चाकू से आराम से काटा जा सकता है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वीडियो चल रहा है उसके नीचे ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसे सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस आपको सब्सक्राइब कर देना है। साथ में ऐसे सब्सक्राइब जैसे ही कीजिएगा ऐसे एक बेल आइकन आता है उसको दबाइए ऑल पे, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, वन संरक्षण का उपाय है। यहाँ पे जो वन संरक्षण यानी वन जो बचाने का उपाय यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है नए वृक्षारोपण यानी नया वृक्ष लगाकर, बी ऑप्शन है वनों की कटाई पे रोक लगाकर, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर, यहाँ पे डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए वन संरक्षण का क्या उपाय है, तो यहाँ पे देखिए नया वृक्ष लगाना ये भी है, यहाँ पे देखिए वनों की कटाई पे रोक लगाकर, अगर वन नहीं कटेगा तो वन बचेगा हम लोगों का, ये भी सही है। जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगाकर, अगर जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतने ज्यादा वन की जरूरत पड़ेगी और जितने कम जनसंख्या होगा उतने ही कम हम लोग को वन की जरूरत पड़ेगी, यानी जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगा के, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। जो मनुष्यों में चीनी के पाचन करता है वो कौन सा हार्मोन होता है, यहाँ पे साफ पूछा गया है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक। तो मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ये इंसुलिन होता है, और यही इंसुलिन का जब शरीर में कमी हो जाता है तो मधुमेह रोग या शुगर रोग हो जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है,
सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जो हमारे आंखों से नहीं देख सकते, वो इस सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे पूछे गए कि अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पे खड़ा है तो आकाश कैसा दिखाई देगा। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई देगा। काला किस लिए दिखाई देगा, क्योंकि जो प्रकाश की प्रकीर्णन की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि चंद्रमा वायुमंडल से काफी दूर हो जाता है और वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसीलिए जो चंद्रमा से खड़े होकर जब हम लोग ऊपर देखेंगे आसमान में तो वो काला ही दिखाई देगा, और धरती से देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। नीला क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल है और वायुमंडल में जब प्रकाश आता है तो उसका प्रकीर्णन होने लगता है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पे खड़ा होकर आसमान दिख रहा है तो वो आसमान उसको कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 25 नंबर, मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। जो मृग मरीचिका होता है वो किस कारण से बनता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। तो जो मृग मरीचिका होता है, जैसे रेगिस्तान में लगेगा कि वहां पे पानी है लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद पानी नहीं मिलेगा, उसे हम लोग मृग मरीचिका बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो किस कारण से बनता है, तो वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यहाँ पे पूछा गया कि जो एक प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो वो 5 सतहों से घिरा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे ये रहा मैथ का प्रश्न। मैथ का प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है दंडालेख, सी ऑप्शन है बारंबारता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो ये तोरण कहलाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए बी ए स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। जो बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है शून्य, बी ऑप्शन है विविधकर, सी ऑप्शन है गुणांक, डी ऑप्शन है अशून्य। तो बी ए स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, तो विवेचक या विविधकर कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका दो नाम है, आप लोग दोनों नाम को याद रखिए, विविधकर या विवेचक दोनों बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक घात वाला बहुपद होता है उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है द्विघात बहुपद, बी ऑप्शन है रैखिक बहुपद, सी ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, डी ऑप्शन है चतुर्घात बहुपद। तो यहाँ पे बताना है कि जो एक घात वाले बहुपद होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है। ए ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी ऑप्शन है ए एक्स प्लस बी, सी ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, डी ऑप्शन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। तो होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुलक बराबर 3
ब्रैकेट में खाली स्थान है -2 माध्य। तो इस ब्रैकेट में बताना है कि क्या होगा। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है बहुलक, सी ऑप्शन है माध्यिका, डी ऑप्शन है माध्य। तो जो भी आपका सही कमेंट है, तो ऐसे ए बी सी करके आप लोग नहीं भेजिएगा। पूरा नाम, अगर तोरण है तो पूरा तोरण लिखिए, बहुलक है तो पूरा बहुलक लिखिए, माध्यिका है तो पूरा माध्यिका लिखिए, माध्य है तो पूरा माध्य लिखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास ऐसे तीर का निशान बनाएं, उसे स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप में पूरा शेयर कीजिए अपने भाई बहन के पास। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऐसे एक बेल आइकन बना होता है, उसको ऑल पे दबाइए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।